बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़े रख रहे होंगे, रोज़े भी रखने हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी करनी है और साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी करनी है। आज है मज़मून हमारा मुताला पाकिस्तान, जमात नहम, और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। पहले दो लेक्चर्स में मैं ये इसके बहुत से टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ख़ास तौर पर पढ़ा था तकसीम बंगाल, कि बंगाल की तकसीम 1905 में हुई, क्योंकि इंतज़ामी मामलात का देखना किसी एक वाइसराय के लिए बहुत मुमकिन ना था। इंतज़ामी हालात को देखते हुए तकसीम को दो हिस्सों में, बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा शिमला वफ़द 1906। इसमें याद रखने की बात है कि सर आगा खान की क़यादत में वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए मुसलमानों का वफ़द शिमला में गया, और वहाँ और जो बहुत अहम बात हुई कि 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक़ दे दिया गया। और यही मुसलमानों को बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि उनकी कोई अपनी सियासी जमात हो। तो फिर हमने मुस्लिम लीग का क़याम 1906 पढ़ा ढाका में, और इसकी महरक़ात भी पढ़ाए थे आपको, और फिर इसके मकासद भी पढ़े हमने। मिंटो माली इस्लाहात 1905 पढ़ी। उसके बाद मिसाक लखनऊ 1916। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज का टॉपिक हमारा कायद-ए-आज़म के 14 निकात हैं। इसमें सबसे पहले मिसाक लखनऊ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ, दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिससे मिसाक लखनऊ कहते हैं। इस मुआहदे में पहली बार हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम किया और जुदागाना इंतखाबात भी का मुतालबा भी मान लिया, जबकि इससे पहले 1909 में मिंटो माली इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। मिसाक लखनऊ की बदौलत कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी करार दिया गया। दूसरा पॉइंट आता है इसका नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में नेहरू ने रिपोर्ट अपनी पेश की, इसमें उसने माजी का जो मुआहदा था 1916 में मिसाक लखनऊ पर तकरीबन पानी ही फेर दिया। इसने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द कर दिया और इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। तो नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो फिर कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए अपने 1929 में। ये सामने स्क्रीन पर आपके कायद-ए-आज़म के 14 निकात हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले अपने हाथ में पेंसिल रखिए बेटा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ इसमें हर पॉइंट की हेडिंग बता दूँगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और आपने 1929 में 14 निकात पर मुश्तमिल दर्जा ज़ैल रहनुमा असूल पेश किए। सबसे पहले पेंसिल पकड़ें, सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। सूबों की खुद मुख्तारी हेडिंग बना लें इसकी। आपके नोट्स जब आपको मिलेंगे तो उसमें ये सारा हेडिंग के साथ ही है, लेकिन अभी पढ़ाते हुए भी मैं आपको बता देती हूँ, बुक पे भी आप इसको अंडरलाइन कर लें। सूबों की खुद मुख्तारी पहला पॉइंट है। आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा, आइन कानून को कहते हैं, जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। खुद मुख्तारी का मतलब होता है आज़ादी। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। दाखिली खुद मुख्तारी, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी पॉइंट 2 की। सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। अक़लियतों की मुनासिब नुमाइंदगी, ये इसकी 3rd हेडिंग होगी कि सूबों में जो अक़लियतें हैं, यानी जो तादाद में कम लोग हैं, जैसे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं की तादाद बरसगीर में बहुत ज़्यादा थी तो वो अक्सरियत में थे, और मुसलमानों की तादाद कम थी, और मुसलमानों के अलावा जो और मज़ाहिब के लोग थे वो तादाद में कम थे, तो उन्हें अक़लियतों में शुमार किया जाता था। तो उनकी भी सूबों में नुमाइंदगी जो थी, उनको मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो, यानी जो मरकज़ी असम्बली थी उसमें मुसलमानों को कम अज़ कम, उनके जो मेंबरान थे उनकी तादाद 1/3 से कम ना हो। तो मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों की तादाद, ये इसकी हेडिंग होगी।
5th पॉइंट है जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरके पे लागू होगा, अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीका इंतखाबात कबूल कर सकता है। अब इसमें जुदागाना इंतखाबात की हेडिंग दे दीजिए। हर फ़िरका अपना अलग जुदागाना इंतखाबात हर फ़िरके के लिए लाजमी था कि वो जुदागाना इंतखाबात में हिस्सा लें या अपनी जुदागाना इंतखाबात करवाएं, लेकिन अगर कोई चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से मिले जुले इंतखाबात को कबूल कर सकता है। मखलूत कहते हैं मिला जुला। सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए। 5th पॉइंट है हमारा, जिससे पंजाब, बंगाल, शमाल मगरबी सरहदी सूबे, खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासिर हो। इसमें सूबों की हदूद में तब्दीली कर लीजिए। 6 पॉइंट आपका। 7 है तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाएगी। मजहबी आज़ादी को देख लीजिए, इसकी हेडिंग होगी मजहबी आज़ादी। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी होगी। नंबर 8 है, अगर कोई मसूदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतालिक हो, यानी अगर कोई कानून या कानून कोई बनाया जाए, कोई मंसूबा बनाया जाए और किसी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ हो इसका, तो इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसूदे के ख़िलाफ़ अगर राय दे दें तो इसे नामंजूर कर दिया जाएगा। यानी जिस फ़िरके के लिए कानून या मंसूबा बनाया जाएगा, अगर इस फ़िरके के 3/4 अरकान इसे नामंजूर कर दें तो इसको नामंजूर कर दिया जाएगा, इसको लागू नहीं किया जाएगा। सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए, सिंध को एक अलग सूबा बनाया जाए, इसकी हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद है बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। बलूचिस्तान में इस्लाहात, इसकी हेडिंग बना लीजिए। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। 11वें पॉइंट की हेडिंग होगी सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा। 12 पॉइंट है इसका, मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ होगा इसकी हेडिंग। 13वां पॉइंट है, सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी और ये फिर लिखना आपने इसी तरह ही है, सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। 14 है आपका, आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। आइन में तब्दीली कर लीजिए इसको, यानी कोई भी कानून बनाया जाए इसमें कोई भी तब्दीली सूबों की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी। ये कायदे-आज़म के 14 नुकात थे। एक बार 6 से मैं ये दोबारा रिपीट करूँगी, 6 पे आ जाइए। सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासिर हो। सूबों की हदूद में तब्दीली, यहाँ ये हेडिंग हो जाएगी 6 पॉइंट की। उसके बाद 7 पॉइंट मैंने आपको बताया था मजहबी आज़ादी, इसकी हेडिंग होगी, लिखना यही है, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाएगी। 8 पॉइंट में मसूदा कानून में तब्दीली, अगर कोई मसूदा कानून किसी फ़िरके के लिए बनाया गया है और उस फ़िरके के 3/4 लोग अगर इसको मंजूर नहीं करते या इसके ख़िलाफ़ अपनी राय दे देते हैं तो इसको नामंजूर कर दिया जाएगा। 9वां पॉइंट है हमारा, सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। तो इसकी हेडिंग क्या होगी, सिंध को एक अलग सूबा बनाया जाए। बलूचिस्तान की हमारी हेडिंग होगी बलूचिस्तान में इस्लाहात। तो बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। 11वां पॉइंट है, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। तो इसमें इसकी हेडिंग होगी सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा। 12 जो हमारा पॉइंट है, मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो मुसलमानों की मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ इसकी हेडिंग होगी। नेक्स्ट है, सूबाई और मरकज़ी
वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। तो इसकी हेडिंग होगी सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी। और आखिरी पॉइंट है हमारा, आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए, यानी जो कानून है उसमें कोई भी तब्दीली सूबों की मर्ज़ी के बगैर ना हो। तो यहाँ हो जाएगा आइन की तब्दीली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नकात का तजज़िया किया जाए तो ये कहना बेजाना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की, बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया। तो बेटा ये थे 14 नकात कायद-ए-आज़म के, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं और याद भी किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी आपको इस बार ये मुश्किल लगेंगे, ये वही पॉइंट हैं, इसी तरह ही ये आपको 9th में दिए गए हैं। इसमें मैंने आपको हेडिंग बना दी है ताकि जब आप इसको लिखें इस क्वेश्चन को तो एक बहुत अच्छा सा तासुर हो देखने वाले के लिए। हेडिंग बनाकर बहुत अच्छे वे में आपने करना है। आप अपने नोट्स में देखिएगा, नोट्स में हेडिंग बना के ये किया है, तो इस क्वेश्चन को आपने याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलामा खुतबा इलाहाबाद इलामा इकबाल का। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये भी आपने पीछे पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी खुतबा इलाहाबाद पढ़ा है आपने, तो ये दोनों इसे भी इसी लेक्चर में शामिल कर लेते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा 1930। मुसलमाना ने बरसगीर की ये ख्वाहिश थी कि इनका अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाए, यानी इनकी अलग पहचान को माना जाए। इस सिलसिले की कड़ी इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा 1930 है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनके मजहबी, सियासी और माशरती हकूक़ को सलब कर लिया जाए, लिहाजा मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया, जिसको इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबे में इस तरह से पेश किया। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए, ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसगीर में कुव्वत बनकर उभरें। इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस तस्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तस्वुर दिया और 1933 में चौधरी रहमत अली ने इलामा मोहम्मद इकबाल के इस तस्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। कायद-ए-आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए इस जमात को मजबूत और फाल बनाया। यहाँ पिंक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी 1931 और तीसरी 1932 में लंदन में मुनक़िद हुई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई या दूसरी और तीसरी, तो तीनों की डेट्स लिखी हुई हैं और लंदन में मुनक़िद हुई है। तो आपने पिंक बॉक्स में ये चीज़ लिखी हुई है, इसको भी याद करना है। 14 नकात जो हमने पढ़े हैं ये 8th क्लास में भी पढ़े हैं, इसको भी याद करना है। खुतबा इलाहाबाद पीछे पढ़ा है आपने चैप्टर 1 में, और इस वाले लेक्चर में भी इसको दोबारा से मैंने पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो आपने याद करना है और याद करने के बाद अगर आप इसको लिख लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ जो है ये भूलती नहीं। आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।